बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में आप पढ़ते आए हैं, बल्कि ये 10th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है कि ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी वोल्टेज को या बढ़ा देती है या कम कर देती है। उसी बेस पर उसकी दो टाइप्स आती हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर ऑफ कोर्स वो ट्रांसफार्मर होगा जो आइडियली बेसिस पे काम करेगा। इट्स मीन कि जितनी आप इनपुट देंगे उतनी ही आउटपुट देगा। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% होगी। एफिशिएंसी 100% कब होती है कि आउटपुट उतनी ही मिल रही है जितनी आप उसे इनपुट डिलीवर कर रहे हैं। तो in order to connect an AC to a load, this had impedance difference from internal generator impedance and impedance matching device is needed। इसमें impedance matching devices needed होती हैं। impedance के बारे में आप जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि collective behavior of the resistance in a circuit element। Iron core transformer is often used for the impedance matching device in amplifier operating at the audio frequency। audio frequency की रेंज बता दी है जिस पर ये काम करता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की ये वर्किंग डायग्राम है। इसमें ये दरमियान में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर हमेशा दो कॉइल्स पे कंसिस्ट करता है, एक उसकी कहलाती है सेकेंडरी कॉइल और एक उसकी कहलाती है प्राइमरी कॉइल। इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है प्राइमरी हिस्से से और I2 करंट फ्लो कर रहा है सेकेंडरी से, और R2 से हम आउटपुट लेंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन मैंने जैसा आपको बताई थी उसी के मुताबिक हमने रिज़ल्ट लिखा है। इनपुट पावर इज़ इक्वल टू आउटपुट पावर। पावर का रिलेशन होता है P इज़ इक्वल टू VI की टर्म में, तो उसी रिस्पेक्ट से हमने लिया है। अब जो वन वाले फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जैसा कि I1 करंट हो गई, वोल्टेज V1 हो गया, ये एज अ इनपुट बिहेव करेंगे, और I2 करंट और वोल्टेज V2 ये हमारे पास आउटपुट होंगी। तो इसके मुताबिक हो जाएगा V1 I1 इज़ इक्वल टू V2 I2। अब V2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो V1 V2 इज़ इक्वल टू I2 ओवर I1। अब इसके मुताबिक हम V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू I2 ओवर I1 को हम N2 ओवर N1 की को रखते हैं। N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो याद रखें कि जो प्राइमरी कॉइल होती है वो हमारे पास इनपुट होती है, और जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसके क्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। तो इसको एक कॉमन टर्म या कॉमन आप कह लें कि किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल रख दिया A के। आगे बता दिया कि N1 N2 इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स की, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर इस प्राइमरी साइड पर रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो R1 इज़ इक्वल टू V1 ओवर I1 होगी। इस तरह सेकेंडरी पर कितनी होगी, तो R2 इज़ इक्वल टू V2 ओवर I2 होगी। अब इक्वेशन 1 से अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूँ, ये इक्वेशन 1 है, तो V1 ओवर V2 को इक्वल रख देते हैं हम A के, तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी, तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी AV2। सिमिलरली अगर हम करंट वाली रेशोज़ को इक्वल टू A रख दें तो हमारे पास I1 की वैल्यू ये बन जाती है I2 ओवर A। अब हम ये करते हैं क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 3 पर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके V1 ओवर I1 इज़ इक्वल टू AV2 ओवर I2 ओवर A। यहाँ पर शायद मिसिंग हो जाएगा I2 ओवर A। अच्छा, अब V1 ओवर I1 को हम कह देंगे रेजिस्टेंस R1। ये जो डिनोमिनेटर का A है ये ऊपर जाएगा तो A के साथ मल्टीप्लाई होकर उससे कर देगा A स्क्वेयर V2 ओवर I2। अब जो आपको ये टर्म नज़र आ रही है V2 ओवर I2, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ये इक्वल है R2 के, तो R1 का रिलेशन बन गया A स्क्वेयर इंटू R2। इसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने आगे आपको दी है, उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। Thus the load in the secondary appear in the primary as a resistance A square R2 with AC voltage applied, we say appears because R1 is present, our direct current does not affect our transformer। ट्रांसफार्मर में DC करंट का कोई रोल प्ले नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ने जो काम करना है वो करना ही AC पर है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल कोड की है कि द आउटपुट लोड ऑफ द एम्पलीफायर इज़ 2000 ओम। आउटपुट लोड लिया जाता है सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R2 के साथ।
इस तरह स्पीकर की जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है, ये हमारे पास कहलाएगी RS resistance, and amplifying transformer coupling the resistance of the speaker R2 is equal to RS। RS रेजिस्टेंस का नाम R2 रख दिया है और R1 रेजिस्टेंस का नाम RL रख दिया है। RL स्टैंड पर होगा आउटपुट लोड। तो ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशो क्या होगी? ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशो का हमने फार्मूला पढ़ रखा है, वो ये है R1 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर R2। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूँ तो बनेगी R2 ओवर R1। पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा तो ए की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ R2 ओवर R1। तो R2 की जगह वैल्यू RS और R1 की जगह RL, और इस तरह पुट करके वैल्यूज़ को आंसर निकाल लीजिएगा जो आएगा 15.8। इस आंसर में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कि आ रहा या नहीं आ रहा। ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न्स रेशो 15.8 रेशो 1, क्योंकि 15.8 के नीचे कुछ भी नहीं था, इट्स मीन के 1 है। एंड ट्रांसफार्मर डिवाइस इज़ कॉल्ड एन आइडियल ट्रांसफार्मर, और इससे ट्रांसफार्मर डिवाइस को हम आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक था क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, तो वही मैंने पुट किया है ताकि आपका टॉपिक ये भी साथ कवर अप हो जाए। तो इन क्लास बी पुश पुल ऑपरेशन, कल हमने क्लास बी पुश पुल ऑपरेशन पढ़ा था, उसके जो सिग्नल या आउटपुट आती है उसमें सेवरल डिस्टॉर्शंस आती हैं। डिस्टॉर्शंस का मतलब कुछ ना कुछ खराबियाँ आती हैं। अब खराबियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि जो ट्रांजिस्टर की बेस है वो डू नॉट टर्न एट 0 वोल्ट, वो 0 वोल्ट पर कोई काम नहीं हो करती, जबकि 0.3 वोल्ट जर्मीनियम पर काम, जर्मीनियम का अगर ट्रांजिस्टर बना हुआ है 0.3 वोल्ट पे काम करेगा, अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.7 पे काम करेगा। देयर इज़ नो linearity in the low signal area, thus the crossover distortion occurs as a result of one transistor will not turn off completely before the other begins conducting। ये भी डिस्टॉर्शन की वजह हो सकती है कि वैसे तो हम ऑपरेशन में ये पढ़ते हैं ना कि एक ट्रांजिस्टर जब काम कर रहा होता है दूसरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में रहता है, लेकिन मुमकिन है कि जो दूसरा ट्रांजिस्टर से कट ऑफ रहना था वो कुछ ना कुछ बीच में कंडक्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ रही हो, जैसा कि ये दिखाया गया। अब ये सिग्नल आना कैसे चाहिए था? इस तरह एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, जबकि इसमें थोड़ा सी कर्व आ रही है, और ये कर्व क्या शो करे कि इसके अंदर डिस्टॉर्शन है, और इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो ये डायग्राम आपने बना लेनी है अपने नोट्स पे। फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर देयर इज़ 2 × 0.7। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया? क्योंकि पुश पुल के अंदर दो ट्रांजिस्टर काम कर रहे हैं। 1.4 वोल्ट डेड जोन ऑन द इनपुट सिग्नल विद विच नाइदर ट्रांजिस्टर इज टर्न नॉर आउटपुट इज़ 0, ना उसकी आउटपुट 0 होती है ना ही वो ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होता है। तो इस तरह की डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, इसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। बिकॉज इट अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑपरेटिंग क्रॉस ओवर फ्राम ट्रांजिस्टर टू द अदर इज़ अ पुश पुल एम्पलीफायर। दिस डिस्टॉर्शन कैन बी रिमूव्ड इन द क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर बाय यूजिंग द नेगेटिव फीडबैक। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ड्यूरिंग द सिग्नल क्रॉस ओवर फ्राम द पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर इज़ सम नॉन लीनियरिटी, मतलब लीनियर लाइन नहीं होती, जैसा कि फिगर में मैंने आपको दिखाया था। दिस रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट डज नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट स्विचिंग ऑफ वन ट्रांजिस्टर ऑफ एंड अदर इज ऑन। जैसे मैंने ऊपर बात की कि होना क्या चाहिए कि एक ट्रांजिस्टर अगर कंडक्टिंग में है तो दूसरा को ऑफ रहना चाहिए, जबकि दूसरा भी ऑफ नहीं रह रहा, वो या तो ऑन है तो या वो पार्शली कंडक्ट कर रहा है। इट्स मीन कि वो कुछ ना कुछ वर्किंग स्टेट में है। तो फिर उस रिस्पेक्ट से जो हमारे पास कर्व आती है या वेव्स आती हैं या सिग्नल्स आते हैं वो डिस्टॉर्शंस अकर करते हैं या वो डिस्टॉर्टेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चलना है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने डाला है जो आपने लिखना होगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो वाइडली यूज्ड हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में। Amplify the circuit by discrete component, the whole amplifier integrated on a small silicon chip and enclosed in a protective capsule। जैसा कि ये आपको दिखाया गया है, इसको हम एक्चुअली में आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर छोटे सर्किट्स बने होते हैं। ये हमारी कॉलेज लैब में मौजूद है, कभी इत्तेफाक हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। वर्किंग टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद द पिन्स। इसके अंदर पिन्स होती हैं, जैसा कि नंबर आपको नज़र आ रहे हैं 8765, ये पिन्स के नंबर हैं।
So in this way, amplifier can be easily used without making connection for the amplifier circuit. Such an integrated amplifier is known as operational amplifier. It performs mathematical operation electronically such as addition, subtraction, multiplication, डिफरेंट परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाई गया कि ये इनपुट है जिसका एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं काफ़ी कम है, जबकि आउटपुट जो है वो आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें इनपुट इन्वर्ट हुई हुई है, जबकि इसमें इनपुट इन्वर्ट नहीं हुई हुई। इट्स मीन कि हमने दो तरह के एम्पलीफायर को स्टडी करना है, एक होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और ये टॉपिक हमारा इंशाल्लाह कल के लेक्चर में चलेगा। नेक्स्ट ये फिगर बनाई है जो इस एम्पलीफायर की करेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए। तो ये हमारे पास है एक तरह का एम्पलीफायर, इसके दो टर्मिनल्स हैं, आप देख सकते हैं, एक इन्वर्टिंग है और दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग, और इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बनाई है जिसको हम कहेंगे RN। नीचे यही जिक्र किया है कि दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, एक जो है वो इन्वर्टिंग है और दूसरा जो है वो नॉन इन्वर्टिंग है। अपीयर्स आफ्टर एम्पलीफिकेशन टू द आउटपुट टर्मिनल विद अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। अगर इन्वर्टिंग पर इनपुट लगाएंगे तो वो इन्वर्ट करेगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट का, और अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को यूज़ करेंगे तो उस आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं करेगा। जैसे आप इनपुट देंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिल जाएगी। अब करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस कैसे होती है? तो इनपुट रेजिस्टेंस इसकी हाई होती है, सेवरल मेगा ओम तक हो सकती है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली कोई करंट इसके अंदर फ़्लो जो है वो नहीं करता। दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं। सेम पोटेंशियल पर होना तो करंट फ़्लो नहीं कर सकता। दूसरे लफ्ज़ में हम यही कहेंगे कि इनके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस थी वो ज़्यादा थी। आउटपुट रेजिस्टेंस में ये रेजिस्टेंस होती है बिटवीन आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड, इट्स वैल्यू इज़ ओनली अ फ्यू ओम। इट्स मीन के आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। नेक्स्ट है आउटपुट लूप गेन। It is a ratio of the output voltage V naught to the voltage difference between non-inverting and inverting input. There is no external connection between the output and input. और ये फार्मूला होता है ओपन लूप गेन का, AOL इज़ इक्वल टू V नॉट ओवर V प्लस माइनस V नेगेटिव। ऐसा क्यों? गेन हमेशा ली जाती है आउटपुट ओवर इनपुट के हिसाब से। तो आउटपुट की वोल्टेज जो है वो V नॉट है, और जो इनपुट है वो हमारे पास दो थी, एक थी इन्वर्टिंग और एक थी नॉन इन्वर्टिंग। तो उस रिस्पेक्ट से उनका सैम्पल लगाया गया V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, और उसको फिर समराइज़ करके कहा गया VI। और ये होती कितनी है? तो ये ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 5 होती है। और यहाँ तक हमारा एंड हो रहा है। कल हम इंशाल्लाह एम्पलीफायर को स्टडी करेंगे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग को। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो काइंडली मुझसे डिस्कस लाजमी कीजिएगा, और काम अपना इन टाइम भेजा करें। जो भी टीचर काम देती हैं उनको प्रॉपर वे में भेजें। अभी अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में हैं तो बाद में अपने फ़िज़िकल क्लासेस भी तो ज्वाइन करनी है, तो उसमें फिर आप लोग किस तरह हमारे सामने आएंगे ये सोच लिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।